साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग का जो यूपीएससी 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पहला टेस्ट सीरीज यहाँ पर पूरे व्याख्या के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और आपके करंट अफेयर से संबंधित है। अभी तक हमने पहले टेस्ट के जो है 75 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ 3 पार्ट में देख चुके हैं। अब ये पहले टेस्ट का लास्ट वीडियो है, जिसमें लास्ट के जो 25 क्वेश्चन हैं उनको पूरी व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे और इस वीडियो के साथ ही पहला टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो 76 क्वेश्चन नंबर है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, प्रधानमंत्री केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा, प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने और उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। तो आप देखें तो पहला कथन इसका सही है, एक सांविधिक निकाय है। तीसरा कथन भी सही है कि यह मान्यता प्रदान करता है और उनकी मान्यता वापस भी लेता है। परंतु जो दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूयॉर्क चिड़ियाघर में एक बाघ के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि के पश्चात केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने सभी चिड़ियाघरों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था या निर्देश दिया था। तो इसी के संदर्भ में हमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन जो है केंद्र सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। तो याद रखिएगा किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से। अब इस प्राधिकरण में शामिल कौन होते हैं? तो अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनके अलावा इसमें जो है 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, मतलब 10 सदस्य होते हैं तथा एक सदस्य जो है सचिव के रूप में होता है। और इन सदस्यों और सचिव की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष और सदस्य और सचिव जो होते हैं, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव से भिन्न जो भी प्रत्येक सदस्य होते हैं, मतलब अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, और जो सचिव होता है, इनके अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं वो उस अवधि तक ही पद धारण करते हैं जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उनको निर्दिष्ट किया जाए। मतलब जितना केंद्र सरकार निर्धारित करेगी उतने ही समय तक वो अपने पद पर रहेंगे और ये जो टाइम होगा वो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि यह जो आपका केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है इसके कार्य क्या हैं। तो यह जो है किसी चिड़ियाघर में रखे गए प्राणियों के आवास, अनुरक्षण और पशु चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। साथ ही निर्धारित मानकों या मापदंडों के संबंध में चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन और उनका आकलन करता है। साथ ही चिड़ियाघरों को मान्यता देना और उनकी मान्यता वापस लेना भी इसके कार्यों में शामिल है। साथ ही कैप्टिव प्रजनन, मतलब कहीं पर उनको रख करके उनका प्रजनन कराना, मतलब पूरे देख रेख के साथ। तो कैप्टिव प्रजनन के प्रयोजनों हेतु वन्य प्राणियों की संकटापन्न प्रजातियों की पहचान करना और इस संबंध में चिड़ियाघरों को या चिड़ियाघर को उत्तरदायित्व सौंपना भी इसके कार्य में शामिल है। इसके अलावा प्रजनन के प्रयोजनों के लिए प्राणियों के अर्जन, अर्थात मतलब कहीं से लेना या किसी देश या किसी चिड़ियाघर से आदान प्रदान करना और उनके अल्पावधिक अंतरण को, मतलब कुछ समय के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को समन्वित करने का कार्य भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। साथ ही बंदी रूप से प्रजनित, मतलब कैप्टिव जो प्रजनन होता है, कैप्टिव प्रजनन वन प्राणी की संकटापन्न प्रजातियों की अध्ययन पुस्तिकाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करना भी इस प्राधिकरण का कार्य है। साथ ही चिड़ियाघर में बंदी प्राणियों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं और विषय वस्तुओं की पहचान करना, साथ ही भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर के कर्मियों के जो इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण का समन्वय करना भी इस प्राधिकरण का कार्य है। साथ ही चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए बंदी रूप में प्रजनन
प्रजनन के संबंध में अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों का समन्वय करना, साथ ही चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक आधार पर उचित प्रबंधन और विकास के लिए उन्हें तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना भी इसके कार्यों में शामिल है। इसके अलावा प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया को स्वयं ही विनियमित करेगा और प्राधिकरण जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती मतलब पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा तथा उसकी एक प्रति जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यहाँ राष्ट्रपति को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भेजी जाती है। इसके अलावा कोई भी चिड़ियाघर जो है वो प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस अधिनियम जो आपका अधिनियम था, आप कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी चिड़ियाघर अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जो भी वन्य जीव रखे गए हैं अथवा जो बंदी प्राणियों का अर्जन है, मतलब किसी देश से या किसी चिड़ियाघर से या कहीं से लेना, खरीदना या उनका विक्रय करना या अंतरण, वो प्राधिकरण की पूर्व आज्ञा या अनुज्ञा से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में किसी प्राणी को, जो भी वन्यजीव प्राणी है, उनको तंग उत्पीड़ित नहीं करेगा या उसे क्षति नहीं पहुंचाएगा, ना ही उसे खिलाएगा अथवा शोर करके अन्य प्राणियों को विक्षुब्ध भी नहीं करेगा या परेशान नहीं करेगा या भूमि को, जो वहाँ की भूमि है, उसको अव्यवस्थित भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के द्वारा निम्नलिखित में से किन किन मामलों पर विचार किया जा सकता है। तो यहाँ 3 मामले दिए हैं। पहला है हाथ से मैला ढोने अर्थात मैनुअल स्क्वेजिंग ढोने वालों से संबंधित मामले। दूसरा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की समस्याओं से संबंधित मामले। तीसरा स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। चूँकि ये मानवाधिकार आयोग है तो जहाँ पे भी मानवाधिकारों का हनन होगा वो सारे मामले इनकी देखरेख, मतलब उन सब पे ये विचार विमर्श कर सकते हैं या वो सारे मामले इनके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखें तो ये तीनों के तीनों मामले जो है मानवाधिकार से संबंधित हैं, इसलिए तीनों के तीनों मामले इनके अंतर्गत आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा। अब थोड़ा सा चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। ये जो आयोग है वो मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करता है, जैसे बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, भोजन के अधिकार संबंधित मुद्दे, बाल अधिकारों पर अभिशमय किए गए हैं उससे संबंधित प्रोटोकॉल या जो ट्रीटी हैं या जो एग्रीमेंट है उससे संबंधित प्रोटोकॉल, बाल श्रम का उन्मूलन, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, मातृत्व रक्तलापता और मानवाधिकार से संबंधित कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकना, साथ ही हाथ से मैला ढोने अर्थात मैनुअल स्क्वीजिंग की प्रथा का उन्मूलन, दलितों से संबंधित मामले जिनमें उन पर किए जाने वाले अत्याचार भी शामिल हैं, साथ ही विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की समस्याएं, दिव्यांगों के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकारों संबंधित मामले, HIV एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार, ये सारे जो मामले हैं इनसे संबंधित सारे मामले वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। तो यहाँ बताना है इन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत आएंगे। तो पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, तीसरा है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन। तो इसमें आप देखें तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन है, इसके लिए कोई जो है संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत के माध्यम से ये किया जा सकता है। परंतु राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, साथ ही संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन जो है ये ऐसे मामले हैं जिनमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो दूसरे को छोड़कर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें। जैसा कि हमें मालूम है कि संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है, प्रथम प्रकार में क्या होता है, प्रत्येक सदन में उनके पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
जो विधेयक हैं तीन प्रकार से पास कराया जाता है। एक तो वैसे विधेयक जिनको पारित कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, या राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उनका उत्साधन अर्थात उनको समाप्त करना। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में, जिसमें परिलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकारों की चर्चा की गई, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के, उनमें परिवर्तन करना हो, या संसद में गणपूर्ति की से संबंधित कोई प्रावधान हो, या संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा यदि विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधित जो मामले होंगे वो राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधित मामले, इसके साथ ही संसद में प्रक्रिया संबंधी जो नियम है उसमें कोई परिवर्तन करना हो, संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार से संबंधित मामले, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अधिक महत्व प्रदान करने के लिए राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में, या नागरिकता के अर्जन और पर्यावसान के संदर्भ में, मतलब उसको समाप्त करने के संदर्भ में, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संदर्भ में, और संघ सहित प्रदेश के से संबंधित पांचवी अनुसूची जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, और छठी अनुसूची जो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, इनसे संबंधित इन सारी चीज़ों से संबंधित यदि कोई परिवर्तन करना हो या इनसे संबंधित जो विधेयक होगा वो साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो दूसरा प्रकार है, ये तो पहले प्रकार का विधेयक था, अब दूसरे प्रकार के विधेयक को देखते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस विधेयक को प्रत्येक सदन में इनके पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये जो इस प्रकार से जो विधेयक पारित किए जाते हैं ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत आता है। ठीक है, तो इस रीति से जिन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपके मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये ऐसे मामले हैं, इनसे संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब ये संविधान संशोधन माना जाएगा। वहीं तीसरे प्रकार के विधेयक कैसे पास होते हैं, तो इसमें विशेष बहुमत से पारित और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन तो है कि वो विशेष बहुमत से पारित हो, जैसा कि हम लोग जो सेकंड प्रकार के विधेयक की बात करते हैं वहाँ में जो प्रावधान था, और उसके साथ ही कम से कम आधे राज्यों के, जितने राज्य हैं उनके आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान कितने राज्य हैं, 28 राज्य, तो कम से कम 14 राज्यों से स्वीकृत होना चाहिए। और इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा जिनसे ये संबंधित हैं। अब ये कौन से विधेयक हैं या किनसे संबंधित प्रावधान हैं जिनके लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसमें आपका है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया संबंधित विधेयक जो होगा, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करना हो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में विस्तार करना हो, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन करना हो, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय हो, 7वीं अनुसूची जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात हो, तो और इसके अलावा संविधान का संशोधन करने की संसद की जो शक्ति और इसके लिए जो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताया गया, अनुच्छेद 368 में बताया गया, इनसे संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसके लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। तो ये जो दोनों हैं, मतलब जो विशेष बहुमत की आवश्यकता और जहाँ पे विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, ये दोनों ही प्रकार जो हैं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत किसी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित, मतलब सदन में लाया जा सकता है और उसे प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, तो ये है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें है कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो ये जो पूरा प्रावधान है आपका, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है।
तो देखें इसमें, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक संकलित किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने यह विचार वर्ष 1937 में 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था, जबकि आयरलैंड के संविधान ने इस प्रावधान को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 45 अर्थात आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित किया गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत जो है 21A के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया तथा संशोधित निर्देशक तत्वों में जो संशोधन किया गया नीति निर्देशक तत्वों में, इसमें क्या शामिल किया गया कि राज्य से यह अपेक्षा की गई कि वह सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या ऐसे बालक जिनके वो अभिभावक हैं, तो जो अभिभावक हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु एक मूल कर्तव्य भी अंतर्विष्ट किया गया। मतलब इसको मूल कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया इसी संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्यों में वर्णित किए गए हैं। तो यहाँ पे 4 कथन है, तो बताना है कि इन चारों में से कौन से मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये बिल्कुल आता है। राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्मारकों की सुरक्षा करना, इसको भी छोड़िए। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, उनकी रक्षा करना। चौथा, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो इसमें देखें तो पहला भी मूल कर्तव्य है, तीसरा मूल कर्तव्य, चौथा मूल कर्तव्य, परंतु दूसरा जो है ये मूल कर्तव्य में नहीं आता है। तो पहला, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि दूसरा जो है राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्मारकों की सुरक्षा करना, ये क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो मूल कर्तव्य हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 51A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कौन कौन से कर्तव्य हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। साथ ही भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें तथा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसके साथ ही हमारी सामाजिक जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसका संरक्षण करें। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये भी मूल कर्तव्य है। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले तथा जो माता पिता या संरक्षक हों वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला दिया गया है ये, तो इसके लिए क्या है कि अनुच्छेद 49 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। ठीक है, ये लोगों के लिए बताया गया है। तो ये जो आपका दूसरा वाला है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है अनुच्छेद 49 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें। तो यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। तो इनके द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है, इसे ही संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, इसे क्यों किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ही यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो वो उन मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय में जा कर के याचिका कर सकता है या वहाँ पर जा सकता है और अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इसी के संदर्भ में इन्होंने जो है इसे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, मतलब किसको नागरिकता दी जा सकती है। तो यहाँ पे 3 कथन है। पहला, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतया निवास कर रहा हो। दूसरा, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतया निवास कर रहा हो। तीसरा, पूर्ण आयु मतलब वो बालिग हो चुका हो और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 महीने से भारत में साधारणतया निवास कर रहा हो। तो इसमें देखें, बताना है कि कौन किसको इसमें नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें आपका जो पहला है, इन्हें पंजीकृत किया जा सकता है। तीसरे वाले को भी पंजीकृत किया जा सकता है, परंतु दूसरा वाला जो है इसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 वर्ष। आवेदन करने से पहले वो 7 वर्ष जो है भारत में साधारणतया निवास कर रहा हो, 7 वर्ष से। ठीक, 2 वर्ष से नहीं बल्कि 7 वर्ष, इसलिए यह वाला दूसरा गलत है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसके बारे में और देख लेते हैं। तो 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत, तो नागरिकता अधिनियम कौन सा है, 1955, 1955। इसके तहत केंद्र सरकार नागरिकता के लिए किए गए आवेदन पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कोई अवैध प्रवासी नहीं है उनको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकेगी यदि वह निम्न श्रेणियों में से किसी संबंध है। कौन कौन सी श्रेणी है? पहला, यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने से ठीक पूर्व 7 वर्ष तक भारत में साधारणतया रह चुका हो, तो उसे पंजीकृत किया जा सकता है। दूसरा, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतया निवास कर रहा हो। तीसरा, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष से वह भारत में रह रहा हो, साधारणतया निवास कर रहा हो। चौथा, भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं, जब वो बालिग हों तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पांचवा, पूर्ण आयु अर्थात बालिग और क्षमता का कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वो पंजीकृत के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही पूर्ण आयु अर्थात बालिग और क्षमता का कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन करने से ठीक पूर्व 12 माह से वह भारत में साधारणतया निवास कर रहा हो। ठीक है, तो 12 माह वाला जो क्राइटेरिया है यहाँ पे है कि जिसके ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और पंजीकरण से पूर्व वह व्यक्ति जो है 12 महीने से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। इसके अलावा पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय नागरिक IOC जो कार्ड होता है, कार्ड धारक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो और वह पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 माह से साधारणतया भारत में निवास कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं नागरिकता पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अब चलते हैं 83 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्याभूत अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमें गलत कथन को खोजना है। पहला है कि इसमें जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने का अधिकार शामिल है। दूसरा, यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है। तीसरा, इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। चौथा, यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें जो गलत है चारों में से, तो डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। ये सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता, मतलब सरकारी हस्तक्षेप किया जा सकता है कुछ आधारों पर। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो अनुच्छेद 25 जो है मूल अधिकारों के तहत, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने के स्वतंत्रता के हकदार हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार उसको प्राप्त है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। और साथ ही भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का चुनाव करने
और उस धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का चयन कर सकता है या वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करने का विकल्प भी चुन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाए ही। कोई व्यक्ति ये भी कर सकता है कि वह किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो यह भी उसके इस अधिकार के, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। धार्मिक स्वतंत्रता में किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कुछ सीमाओं के अधीन दिया गया है। सरकार जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के आचरण पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। इसका मतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, मतलब उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार कुछ सामाजिक बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि अतीत में सरकार ने सती प्रथा, बहुविवाह तथा मानव बलि जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध आरोपित किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नाम पर ऐसे प्रतिबंधों का विरोध नहीं किया जा सकता है। साथ ही संविधान के तहत किसी भी धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। इसमें लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। हालांकि कुछ लोग इस आधार पर धर्मांतरण का विरोध करते हैं कि यह बल प्रयोग या प्रलोभन द्वारा किया जा सकता है। संविधान जो है बलात् धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता, मतलब आप बल प्रयोग या प्रलोभन के द्वारा जो धर्मांतरण होता है उसको अनुमति नहीं देता। यह व्यक्ति को केवल अपने धर्म के प्रचार के बारे में प्रचार करने का अधिकार और इस प्रचार द्वारा दूसरों को आकर्षित करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब आप दूसरों को अपने धर्म की अच्छाई बता करके अपने धर्म की तरफ आकर्षित करके धर्मांतरण करा सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं। यहाँ बताना है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के अध्यक्ष थे। 4 समितियां हैं, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, संघीय संविधान समिति और प्रक्रिया नियम समिति। तो इसमें बताना है किस समितियों के अध्यक्ष थे। तो आप देखें प्रक्रिया नियम समिति जो थी इसमें तो ये शामिल नहीं थे, तो चौथा नहीं होगा। 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपका बचा क्या 1 2 3। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। यदि आपको ये पता है कि प्रक्रिया नियम समिति नहीं में ये अध्यक्ष नहीं थे या इसमें शामिल ही नहीं थे, तो आपका चौथा हट जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। तो ये संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु कई समितियों का गठन किया था। ठीक है, अब इनमें से जो है 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थीं। अब ये जो समितियां थीं और इनके अध्यक्षों के नाम एक बार देख लेते हैं। तो जो संघ शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, ये जो संघीय संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी ये दूसरा, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन बताना है। तो पहला है इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। दूसरा, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग और 2 से अनधिक सतर्कता आयोग शामिल होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त नहीं होते हैं। इसके अलावा तीसरा है C, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जा सकता है। और चौथा है CBC को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो यहाँ पे देखें तो इसमें इन चारों में से केवल जो आपका कथन B है यही केवल सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। अब देख लेते हैं तीनों कैसे गलत हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी, जो कि भ्रष्टाचार निवारण पर गठित श्री के संथानम समिति की अनुशंसाओं पर आधारित थी। तो याद रखिएगा कि जो आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है वो के संथानम समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। वर्ष 2003 में संसद ने CBC को सांविधिक दर्जा प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया था, ना कि 2005 में। अब
अगला इसमें देखते हैं, सीबीसी जो है एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष होता है और दो से अनधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। अब ये जो समिति होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को शामिल किया जाता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता को, ये 3 व्यक्ति जो हैं इस समिति में शामिल होते हैं। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे कैग वगैरह में क्या होता है 6 वर्ष की आयु या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तो यहाँ पे कितना है 4 वर्ष है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पे 6 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रहते हैं और अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति जो है विभिन्न परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकता है। अब वो कौन सी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? तो यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो या यदि उसे जो भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है या सतर्कता आयुक्त उसे नैतिक चरित्रहीनता केंद्र सरकार की राय में इसके आधार पर किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, तब उन्हें हटाया जा सकता है। यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण करता है तो हटाया जा सकता है। यदि वह जो है अर्थात राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो तो हटाया जा सकता है। यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ अर्जित करता है जिसके कारण वह पूर्वाग्रह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में जब उसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करना होता है। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकता है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति जब हटाता है तो राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब संसद द्वारा समान सत्र में उन्हें हटाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे जो ये कहा गया था सी में कि इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से डिफरेंस है। वहीं जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है सीबीसी, ये राष्ट्रपति को अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है इसे, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखवाता है। तो यहाँ पे जो था कि केंद्र सरकार को सौंपती है नहीं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को सौंपती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। यह है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति है आपकी IMFC, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मंत्री स्तरीय समिति है। दूसरा, भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा या कौन सा सही है। तो आप देखें, इसका पहला जो कथन है वो सही है पूरी तरीके से, दूसरा सही नहीं, क्योंकि भारत जो है इस समिति का सदस्य है। तो आपका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखें कि यह इसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति IMFC की बैठक में भाग लिया। तो इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति IMFC के बारे में पता होना चाहिए। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति है या IMF के तहत कार्यरत एक निकाय है। इसमें 24 सदस्य होते हैं। ये जो समिति होती है इसमें 24 सदस्य होते हैं, और ये जो 24 सदस्य होते हैं IMF के जो 189 सदस्य देश हैं, इन देशों के मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर या समान रंग के अन्य व्यक्ति जो शामिल होते हैं, इन्हीं का ये 24 जो सदस्य होते हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता एक चेयरपर्सन के द्वारा की जाती है जिसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष के लिए होता है। यह समिति जो है एक सलाहकारी निकाय है जिसके पास निर्णयन शक्तियों का अभाव होता है। ये कोई निर्णय नहीं लेता, केवल सलाह देता है, लेकिन यह IMF को रणनीतिक निर्देश प्रदान करने में सहायता करता है। हाल ही में इसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण परिस्थितियाँ असाधारण कदम नामक वैश्विक नीतिगत एजेंडे पर चर्चा की गई। एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन
तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि अभी किस वैश्विक संस्था ने असाधारण परिस्थितियां असाधारण कदम नामक वैश्विक नीतिगत एजेंडे पर चर्चा की। तो याद रखिएगा, IMF ने चर्चा की है। वहीं यह जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति है IMFC, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। एक वार्षिक बैठक के रूप में अक्टूबर में होती है और बसंत बैठक के रूप में अप्रैल में होती है। तो अक्टूबर और अप्रैल में 2 बैठकें होती हैं। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति है, यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के पर्यवेक्षण और प्रबंधन के संबंध में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह और रिपोर्ट प्रदान करती है। उदाहरण के लिए विघटनकारी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के परिप्रेक्ष्य में ये उनको रिपोर्ट देती है। और ध्यान रखिएगा, भारत जो है वर्तमान में इस समिति का सदस्य के रूप में शामिल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो यह है भारतीय संविधान के भाग 3, जिसके तहत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? पहला है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, दूसरा है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। तो यहाँ पे देखें, हमें बताना है कौन से मूल अधिकार इसमें से केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो इसमें देखें, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है, जबकि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार केवल नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला छोड़ करके दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। इसके बारे में और चीज़ें देख लें। तो संविधान द्वारा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यापक जनहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों में से कुछ केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह भारत के नागरिक हों या विदेशी नागरिक हों, परंतु या विधिक व्यक्ति हों, जैसे निगम या कंपनियां हों, तो उनको यहाँ पर दिया गया है। विदेशी नागरिकों में जो शत्रु देश हैं, उनके नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं कि वो मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें आपका अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध किया गया है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता और आर्टिकल 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संगम या संघ बनाने, आवास, संचरण, निवास और वृत्ति अतः आजीविका की स्वतंत्रता से संबंधित जो 6 अधिकार हैं, अधिकारों का जो संरक्षण है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृत का संरक्षण, साथ ही अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो अधिनियम हैं या अनुच्छेद जो हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही मूल अधिकार देते हैं। अब देख लेते हैं भारतीय नागरिकों और विदेशियों, यहाँ पर शत्रु देश के नागरिकों को छोड़ करके इनको जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उनको देख लेते हैं कि जो दोनों को ही प्राप्त हैं। तो इसमें पहला है आपका अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपका 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और साथ ही 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंधी अधिकार, और आपका 23 के तहत जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध के संबंध में, 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के संबंध में, 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 के तहत कुछ विशिष्ट धर्म की अवृत्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, और 28 के तहत कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ये जो है आपके भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को दोनों को ही प्रदान किए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो 88 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं। 3 चीज़ें क्या निर्धारित करते हैं? ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए, दूसरा ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए, तीसरा ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों सही, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो स्वतंत्र भारत मतलब 1947 में जब स्वतंत्र होता है, अगस्त 1947 में, इसके प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके द्वारा धारित मतलब उन्होंने जो विभाग धारण किया था उनके बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके द्वारा धारित विभाग, हमें देखना है इनमें से कौन से सुमेलित हैं। तो देखें, जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक अनुसंधान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा, वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये तीनों के तीनों ही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं अन्य पदों, अन्य विभागों जिन्होंने धारित किया। तो जवाहरलाल नेहरू, इनके पास जो पद थे या विभाग थे, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे और परिवहन। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। CH भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय और रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास विधि मंत्रालय। RK षडमुगम शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था और NV गाडगिल के पास कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि केंद्रीय सूचना आयोग को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तीसरा, यह जो केंद्रीय सूचना आयोग है, यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। बताना है इनमें से कौन सा या कौन से सही कथन हैं। तो इसमें आप देखें तो पहला वाला गलत है और तीसरा वाला भी गलत है, केवल दूसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाता है। अब देख लेते हैं कि जो पहला और तीसरा क्यों गलत था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था और सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत, सभी जो केंद्रीय लोक प्राधिकारी वो आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कहा गया एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था पहले, फिर उसके बाद सांविधिक दर्जा दिया गया। तो नहीं, 12 अक्टूबर 2005 को जब ये गठित किया गया तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया और इसे सांविधिक निकाय का दर्जा ही दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा आयोग की जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आयोग का यह कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त जानकारी या शिकायतों का निराकरण करे जिसे सूचना प्रदान करने से मना कर दिया गया। लोक सूचना अधिकारी तथा लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण आवेदन जमा नहीं कर पा रहा हो या इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं तो उनके शिकायतों का निवारण करना आयोग का कार्य है। इसके अलावा आयोग जो है उचित आधार पर किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकता है स्वतः संज्ञान की शक्ति के आधार पर, तथा जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि कथन 2 में दिया गया है। और जांच के दौरान सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है और इस अधिनियम के अनुपालन के संबंध में लोक प्राधिकारियों से वार्षिक प्रतिवेदन भी आयोग प्राप्त करता है। और साथ ही इस अधिनियम के तहत आयोग जो है जुर्माना आरोपित कर सकता है और यह लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से और अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना आरोपित कर सकता है। इसके साथ ही आयोग जो है दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वयं पहल नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता बल्कि अनुशंसा कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 91 ये है आपका कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अर्थात जो पोस्को एक्ट है अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया। दूसरा, यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है। तो इसमें देखें तो बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला कथन जो है ये आपका गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो बी है वो सही हो जाता है। अब इसके बारे में और चर्चा कर लें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा, इस आयोग को भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, ना कि पोक्सो एक्ट 2012 के तहत। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और इस आयोग में शामिल कौन होंगे? तो इसमें एक अध्यक्ष जो कि एक विख्यात व्यक्ति हो तथा जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में 6 सदस्य जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और ये जो हैं 6 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं। अब आयोग के कार्य देखें क्या है, आयोग कौन कौन से कार्य करता है। तो यह आयोग जो है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रबंधित रक्षोपायों की जांच और पुनर्विलोकन करता है तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सरकार से अनुशंसा करता है। साथ ही यह उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिन्हें यह उपयुक्त स्वीकार करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है। वहीं यह बाल अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करता है और ऐसे मामलों में कार्रवाइयां आरंभ करने की अनुशंसा कर सकता है। साथ ही ऐसे किसी भी मामले की जांच करते समय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर ये मामलों की जांच कर सकता है या स्वतः संज्ञान लेकर के विचार कर सकता है। जैसे बाल अधिकारों से वंचित रखना और उनका उल्लंघन करने से संबंधित मामले, या बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध न करने वाली विधियों का उनका क्रियान्वयन न करने से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और इन मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना भी इसके कार्यों में शामिल है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या किसी अन्य सांविधिक आयोग के समक्ष कोई मामला लंबित है तो ऐसे मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जांच करने के लिए प्रतिबंधित होता है। मतलब तब वो जांच नहीं करता है, जबकि वो पहले से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या किसी अन्य सांविधिक आयोग के समक्ष लंबित हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। यह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एवं योजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है कि यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिनों 150 दिनों की रोजगार मजदूरी गारंटी प्रदान करता है। दूसरा, परियोजना के अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं, जबकि सभी परियोजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी हैं। तीसरा, इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत कार्य हेतु पंजीकरण कराया है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप यहाँ पे देखें, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो मनरेगा में 150 दिन नहीं 100 दिनों की रोजगार मजदूरी की गारंटी प्रदान की जाती है। तो पहला कथन ही आपका गलत हो गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, तो पहला वाला कथन हटा दीजिए हर जगह से। तो पहला वाला हटाएंगे तो ए हट जाएगा, बी हट जाएगा और डी हट जाएगा। तो बचा क्या? सी। मतलब आपका सी ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो इसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 26 मार्च 2020 को वित्त मंत्री द्वारा निर्धनों हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से, कब से? 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई। अब थोड़ा सा मनरेगा के बारे में बात कर लें तो फरवरी 2006 से आरंभ किए गए मनरेगा अधिनियम को चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया गया तथा वर्तमान में यह 100% शहरी जनसंख्या वाले जिलों के अतिरिक्त देश के सभी जिलों में यह लागू किया गया है या उनको शामिल किया गया। यह अधिनियम जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोध, भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्यों से संबंधित रोजगार सृजन के लिए किए जा सकने वाले कार्यों की एक सूची प्रदान करता है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का उद्देश्य जो है, ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य जो बालिग या जो वयस्क सदस्य हैं वो अकुशल श्रम, स्किल्ड वर्क नहीं, अनस्किल्ड अकुशल श्रम कार्य करने की इच्छा प्रकट करते हैं, उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान कर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा का वर्धन किया गया है। मतलब उनकी सुरक्षा निर्धारित की गई है। इसके अलावा इस योजना के तहत यदि कार्य की मांग के पंजीकरण की तिथि या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से कार्य की मांग की गई है, इनमें से जो भी बात का हो, मतलब पंजीकरण की तिथि या अग्रिम आवेदन के मामले, तो उस तिथि के 15 दिनों के भीतर योजना के तहत यदि रोजगार हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया
तो वह राज्य सरकार द्वारा दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होता है। और इस योजना के तहत ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं के अनुसार योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं के अभिनिर्धारण तथा ऐसे कार्यों के निष्पादन एवं निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती है तथा जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी। और इस योजना के तहत ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के भीतर क्रियान्वित सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करेगी, जो कि आपके कथन 2 में लिखा गया है। वहीं लाभार्थियों में से कम 1/3 कितना, कम से कम 1/3 जो हैं वो लाभार्थी महिलाएं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के तहत पंजीकृत तथा कार्य करने हेतु अनुरोध करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करिए। पहला है उपासना की स्वतंत्रता, दूसरा राष्ट्रीय गरिमा, तीसरा प्रतिष्ठा की समता और चौथा राजनीतिक समान स्वतंत्रता। तो हमें बताना है भारत के संविधान के उद्देश्य का था प्रियम्बल में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य उल्लिखित हैं। तो यदि आप प्रियम्बल पढ़ेंगे उद्देश्य का तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पे उपासना की स्वतंत्रता की तो बात की गई है, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, और प्रतिष्ठा, इसके अलावा प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है, परंतु राष्ट्र की गरिमा और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इसको थोड़ा सा देखें तो इस प्रकार से 1 और 3 सही है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार जो प्रियम्बल है उसको देखें। तो प्रियम्बल में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पर क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता, तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं राजनीतिक न्याय यहाँ लिखा गया है, तथा विचार, अव्यक्त धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पे राष्ट्र की गरिमा लिखी है, यहाँ राष्ट्र की नहीं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर देखें उद्देशिका में राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्र की गरिमा का उल्लेख नहीं है, राजनीतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, जबकि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया और दूसरी तरफ से परिणाम दिए गए हैं। हमें बताना है इसमें कौन से सुमेलित हैं, कौन सा या कौन से सुमेलित है। पहला है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बालक को शिक्षित करना माता पिता का मूल कर्तव्य रखा गया। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हरता का उपबंध किया गया। तो आप देखें इसे बताना है कौन सा या कौन से सही हैं, सुमेलित हैं। तो आप देखें तीनों के तीनों सुमेलित हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। थोड़ा सा बात करें, पहले 52वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर लें, जो कि 1985 में आया था, आपका 1985 में आया था। इस अधिनियम के तहत एक राजनीतिक दल से अन्य में दल परिवर्तन के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हरता के संबंध में, मतलब उनकी सदस्यता को खत्म करने के संबंध में प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए इसके द्वारा संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया और संविधान में एक नई अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अंतः स्थापित किया गया। इस अधिनियम को प्रायः दल परिवर्तन रोधी कानून के रूप में जाना जाता है। अब 61वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर लें, तो ये जो अधिनियम आता है 1988 में आता है। इस अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और यह अधिनियम 28 मार्च 1989 को लागू किया गया। अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम ने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 21A को जोड़ा या अंतः स्थापित किया। और इसी अधिनियम के तहत, मतलब जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत मूल कर्तव्य में भी चीज़ें परिवर्तित की गई और जो नीति निर्देशक तत्व था उसमें भी परिवर्तन किया गया। तो इस अधिनियम के तहत एक मूल कर्तव्य को भी अंतः स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत जो माता पिता या संरक्षक हैं वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के यथास्थित अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला है संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो बताना है इसमें से कौन सा या कौन से सही है। तो आप देखें, तो पहला कथन जो है सही है, मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मूल ढांचे के तहत आता है। दूसरा वाला जो है ये सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा देखें, तो मूल अधिकार क्या है, वो अलंघनीय अपरिवर्तनीय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संसद इनमें कमी कर सकता है या इन्हें समाप्त कर सकती है, परंतु यह संशोधन केवल संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि साधारण अधिनियम के द्वारा। इसके अतिरिक्त यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होगा जो कि मूल ढांचे की अवधारणा को परिवर्तित करे। इसके साथ ही संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 50% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। इस विशेष बहुमत के साथ मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए आपका ये दूसरा वाला कथन गलत हो गया। इसके साथ ही संविधान के वे उपबंध जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, उनमें संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। मतलब जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं, ऐसे जो विधेयक होंगे वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही ऐसे संशोधनों को आधे राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जाना और उनका अनुसमर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ये जो दूसरे में जो लिखा है, ये ऐसे विधेयकों के लिए है जो कि संघीय ढांचे से संबंधित हो। जैसे इसके तहत कौन कौन से प्रावधान आते हैं जिनको संशोधित करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसमें शामिल है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में परिवर्तन करना हो उसके अधिकारों में। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के मामले में, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 में है। इन सब में यदि परिवर्तन करना हो तो हमें ये जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का जो अनुसमर्थन प्राप्त करने की बात है वह प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन से रोग माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है या सकते हैं। मतलब माँ से भ्रूण में जो बच्चा है उसमें जा सकता है। जीका वायरस, इबोला, ह्यूमन इम्यूनो वायरस अर्थात HIV और रुबेला। तो इसमें आप देखें ये चारों के चारों जो हैं माँ से भ्रूण में जो बच्चा है उसमें ये संचरित हो सकता है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि इसकी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि जैसा ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान या तथा जन्म के उपरांत विभिन्न श्वसन तंत्र संबंधी विषाणु जनित जो वायरस जनित संक्रमण है, संक्रमणों से प्रतिकूल परिणामों का जोखिम होता है। प्रसव के उपरांत या तो माता द्वारा स्तनपान के दौरान या चिकित्सालय के परिवेश के कारण, जो हॉस्पिटल का जो परिवेश उसके कारण वायरस का संचरण हो सकता है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं कि क्या गर्भावस्था के दौरान बच्चे में कोविड-19 का संचरण हो सकता है या नहीं। तो याद रखिएगा अभी कोविड-19 के संदर्भ में ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं आया है जो यह बताए कि यदि कोविड-19 से कोई महिला संक्रमित है तो वह संक्रमण उसके बच्चे में भी जा सकता है। हाल की ही घटनाओं ने माता से भ्रूण में होने वाले वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों ने ऊर्ध्वाधर संचरण को प्रदर्शित किया है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे रोग जिनमें माँ से भ्रूण में जो बच्चा है उसमें रोग जो है वो संक्रमित हो सकता है। जीका है, इबोला है, मारबर्ग है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस अर्थात HIV, रुबेला, हर्पीज, चिकन पॉक्स जिसे बेरीसेला जोस्टर वायरस कहते हैं, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब ऐसे बीमारियां हैं जो माँ से बच्चे में जा सकती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। एक सेकेंड, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 97। ये है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा बी है लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की व अधिग्रहण करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। चौथा डी जो है
लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों पर भी विचार किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखें जो तीसरा वाला सी वाला कथन है ये केवल सही है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया। अब देखते हैं जो बाकी के 3 है वो गलत क्यों है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की जो मुख्य विशेषताएं उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसके तहत जो है केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 सदस्य होंगे और इन 8 सदस्यों में से 50% जो होंगे सदस्य वो न्यायिक सेवा से होंगे तथा लोकपाल के जो शेष 50% सदस्य होंगे उन वो मतलब 50% तो न्यायिक सेवा से होंगे और इसमें यह भी प्रावधान कि 50% सदस्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों और महिलाओं के मध्य से चयनित किया जाएगा। तो ये दोनों ही प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति गठित की जाएगी। उस चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की जाएगी। अब इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, तो चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उसके द्वारा या उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश सदस्य के रूप में इसमें शामिल होगा। और ये जो चार लोग हैं इनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसा व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो कि एक विख्यात विधिवेत्ता हो। तो ये पांचों लोग मिल करके जो है सदस्यों और अध्यक्ष को चुनेंगे। आगे देखें, प्रधानमंत्री को भी क्या किया गया, लोकपाल के दायरे में लाया गया, परंतु कई विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया तथा उनके विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसीलिए सही हो जाता है। और इसमें ये जो अधिनियम है इसमें लोक सेवकों की भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की और अधिहरण संबंधी प्रावधान चाहे उनके विरुद्ध अभियोजन की प्रक्रिया लंबित ही क्यों ना हो इसको भी शामिल किया गया है। तो ये जो प्रावधान नहीं है ये गलत है, ये प्रावधान है। अब थोड़ा सा इसकी जो कमियां हैं उसको भी देख लेते हैं। तो लोकपाल जो है किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर अभियोजन की शुरुआत नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसमें जो मुख्य बल दिया गया वो शिकायतों के स्वरूप पर दिया जाता है, ना कि विषय वस्तु पर। साथ ही लोक सेवकों के विरुद्ध मिथ्या और आधारहीन शिकायत दायर करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। यदि ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता तो उसके खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इससे क्या होगा, इससे शिकायतों को लोकपाल के समक्ष दायर करने से यह रोकता है, लोग डरेंगे शिकायत करने से। और साथ ही अनाम शिकायतें दायर करने की अनुमति भी इस अधिनियम के तहत नहीं दी गई है। तो ये डी वाला इसीलिए गलत हो गया। और लोक सेवक जो है जिनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है उनको विधिक सहायता प्राप्त होगी, ठीक है, उनको पूरी विधिक सहायता प्रदान की गई। तो ये इसकी कमियां हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अत्यंत अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी या उस प्रक्रिया की बात की गई, तो यह भी इसकी कमियों में ही शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। यह है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य जो हैं स्पष्ट रूप से कहाँ उल्लिखित हैं। केवल उद्देशिका में, केवल राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, या तीसरी उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, और डी ना तो उद्देशिका में और ना ही राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। तो आप देखें जो ये तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है इसकी चर्चा उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में किया गया होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। तो उद्देशिका का वर्तमान में निम्नलिखित रूप से पठन किया जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पे देखिए ना तीनों की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो मतलब उद्देशिका में शामिल है। वहीं अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में जो कि नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, इसमें व्यक्त किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य जो है विशेषतः आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे लोगों के समूहों के मध्य भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता या विशेषताएं हैं। पहला, संसद की संप्रभुता। दूसरा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तीसरा, संसद का आवधिक विघटन। तो आप देखें इसमें बताना है हमें इसमें कौन सा विशेषताएं शामिल हैं।
तो आप इसमें देखेंगे केवल जो दूसरा वाला है, कार्यपालिका के विधायक के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यही केवल सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की संसद संप्रभु नहीं है, ना ही संसद का आवधिक विघटन, ये दोनों ही गलत हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। भारत के संविधान में सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का चयन किया गया है। संसदीय प्रणाली जो है विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो होती है वो दो अंगों के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय प्रणाली की सरकार को उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार तथा सरकार की वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान जो है न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। भारत में जो संसदीय सरकार है इसकी निम्न विशेषताएं कौन कौन सी? यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति है। नाम मात्र मतलब राष्ट्रपति के रूप में हेड होता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में वास्तविक कार्यपालिका कार्य करती है। बहुमत प्राप्त दल की सत्ता, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जो ये कथन नंबर 2 में लिखा गया। मंत्री जो है विधायिका के सदस्य होते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है वो नेतृत्व करता होता है संसदीय सरकार का। और निम्न सदन अर्थात लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का जो विघटन होता है, विघटन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफ़ी हद तक ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित, परंतु दोनों के मध्य कुछ मूलभूत अंतर भी विद्यमान है। क्या? जैसे कि भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसद के समान एक संप्रभु संस्था नहीं है। वहाँ की संसद क्या है? संप्रभु है ब्रिटेन की, परंतु यहाँ की नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य में एक निर्वाचित प्रमुख होता है, निर्वाचित प्रमुख होता है, जबकि ब्रिटिश राज्य में वंशानुगत प्रमुख होता है, ठीक है। यहाँ पर चुना जाता है और वहाँ पे वंशानुगत होता है, राजा होता है। और एक संसदीय प्रणाली में चाहे भारत या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा इसे प्रधानमंत्री की सरकार की संज्ञा प्रदान की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, जो अधिकार है, मतलब लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए हैं अर्थात संविधान के द्वारा, तो अधिकार जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। दूसरा, जो अधिकार है वो बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो ये दोनों ही कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोनों कथनों को। तो प्रत्येक समाज जो है, पहले कथन की बात करें तो प्रत्येक समाज द्वारा व्यक्ति के आचरण को विनियमित करने के लिए कुछ नियम निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें समाज द्वारा वैधता प्रदान की जाती है तथा जो अधिकारों का आधार बनते हैं। इसीलिए अधिकारों की धारणा जो है विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न और समय समय पर परिवर्तित होती रहती है तथा जब सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त दावों को विधि के रूप में अर्थात नियम के रूप में या कानून के रूप में विनियमित किया जाता है तो वे वास्तविक बल प्रदान करते हैं तथा कुछ कानून जो है जब कुछ कानून दावों को स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वे क्या करते हैं? परिवर्तनीय हो जाते हैं, मतलब उनको लागू कराया जा सकता है। इसीलिए अधिकार जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। अब दूसरे कथन को देखें तो अधिकार जो होते हैं वो बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं जो अधिकार है कि बहुसंख्यक मनमानी ना कर सकें। जो अधिकार हैं ये प्रत्याभूत होते हैं जिनका उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जा सकता है। जब कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं तो परिस्थितियां क्या हो जाती हैं? प्रतिकूल हो सकती हैं। और यह सामान्यतः तब होता है जब बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग पर प्रभावी होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। इस प्रकार से जो पहला टेस्ट था ये यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।